हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग आषाढ़ का एक दिन का जो दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स है उसका कंटेंट देखेंगे और इसमें मैंने अंडरलाइन कर लिया है और उसी कंटेंट के ऊपर जैसे वैसे ये जो दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स हैं ये एक तरीके से जो हमारे यूपीएससी में जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं उन्हीं के ऊपर डिज़ाइन करके, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन का संवेदना और उद्देश्य के ऊपर यूपीएससी ने अगर पूछा तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, उसी फॉर्मेट में ये कंटेंट दिया हुआ भी है तो उसी के ऊपर बातचीत कर लेंगे। या आषाढ़ के एक दिन नाटक पर अस्तित्ववाद का क्या प्रभाव है उसको बताइए, तो अस्तित्ववाद दर्शन के बारे में दे दिया और अस्तित्ववाद का नाटक पर क्या प्रभाव है वो वाला कंटेंट दे दिया। ठीक है। इसी तरीके से जैसे आषाढ़ का एक दिन शीर्षक की सार्थकता क्या है, क्यों आषाढ़ का एक दिन नाटक का नाम रखा गया, तो ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके ऊपर कंटेंट दिया हुआ है। या आषाढ़ के एक दिन नाटक में इतिहास और कल्पना का समन्वय किस तरीके से है, तो ये वाला प्रश्न, इसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। फिर इसके बाद आषाढ़ का एक दिन नाटक की क्या प्रासंगिकता है, तो ये वाला प्रश्न। ठीक है। इसी तरीके से कुछ अन्य टॉपिक के ऊपर, जैसे आषाढ़ के एक दिन नाटक का शिल्प पक्ष बताइए, या आषाढ़ के एक दिन नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, तो भाषा शैली पर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कालिदास के चरित्र के ऊपर चरित्र चित्रण या मल्लिका के चरित्र चित्रण पर प्रश्न आ सकता है। और एक ये प्रश्न कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें एक लाइन आती है कि तीसरे अंक में कि विलोम क्या है, तो विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, तो ये वाली लाइन आती है। तो इस कथन के आधार पर आषाढ़ के एक दिन की चरित्र योजना की वैशिष्ट्य को रेखांकित करें, तो ये वाला प्रश्न। ठीक है। तो इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन नाटक की रंगमंचीयता, तो ये कुछ प्रश्न और इसका कंटेंट यहाँ पर दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स में था, तो ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक की संवेदना और उद्देश्य को बताइए। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपसे संवेदना पूछी जाए तो संवेदना का मतलब होता है कि सम प्लस वेदना। ठीक है। सम प्लस वेदना, सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर, और वेदना मतलब होता है कि समस्या या दुख। ठीक है, समस्या कहें या दुख कहें, तो किस समस्या या दुख के बराबर या किस विशेष मुद्दे के बराबर लेखक आपको ले करके जाना चाहता है, साहित्यकार आपको ले करके जाना चाहता है, तो उसको कहते हैं संवेदना। तो इस नाटक में क्या संवेदना है, कौन सा विशेष बात कही गई है, उसको आपको बताना है, और इस नाटक का उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो ये प्रश्न अगर आपसे आए तो इसमें सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है और ये 1958 ईस्वी में रचित नाटक है। ठीक है। और मैंने आपको पिछले भी सेशंस में बताया था कि मोहन राकेश का जो माइंड है, मोहन राकेश जिस तरीके से अपनी बातें अपने साहित्य में उभारते हैं, उसमें मोहन राकेश के ऊपर जिस दर्शन का प्रभाव है, मोहन राकेश का एक तरीके से दिमाग अगर पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको अस्तित्ववाद दर्शन के बारे में बस जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अस्तित्ववाद दर्शन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप मोहन राकेश को समझ लोगे। ठीक है। तो अस्तित्ववाद पर मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो नाटक में उसी अस्तित्ववाद दर्शन को इसमें उभारा गया है। तो उद्देश्य में आप स्पष्ट रूप से, या परिचय में आप स्पष्ट रूप से पहले तो ये बता सकते हो कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है जो 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में रचित है। और इस नाटक में मोहन राकेश के माध्यम से अस्तित्ववाद दर्शन को स्थापित किया गया है। और अस्तित्ववाद दर्शन जो कि प्रामाणिकता की बात करता है, उसी प्रामाणिकता के कई मायने को इस नाटक के माध्यम से व्यक्त किया गया। कुछ इस तरीके का इंट्रो आप दे सकते हो। ठीक है। अब इसमें पहला संवेदना क्या है, मतलब पहली बात तो उसमें आप बता सकते हो कि सृजनशीलता एवं सत्ता का द्वंद्व है। एक्चुअली कालिदास के चरित्र में ये देखने को मिलता है कि कालिदास एक साहित्यकार है। ठीक है। छंदों का अभ्यास करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं, तो वो सृजनशीलता ये उनके अंदर है, लेकिन उनको सत्ता का लोभ आ जाता है, और सत्ता का लोभ आने के पीछे वो
इस कालिदास ने नाटक में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ऐसा उन्होंने इसलिए सत्ता का लोभ आया उनके दिमाग में क्योंकि उनका जीवन जो था अभावपूर्ण जीवन था। ठीक है, तो अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी कि उनके मन में ये सारी बातें आई। शुरू में ऐसा भी देखने को मिलता है, जब नाटक का प्रथम अंक जब आप पढ़ोगे तो प्रथम अंक में ऐसा स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि कालिदास जो है वो राजकवि का जो सम्मान उनको मिलना होता है वो राजकवि का सम्मान नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने इसी ग्रामीण परिवेश के जीवन से ही खुश हैं और अपनी सृजनशीलता और रचनात्मकता को जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन मल्लिका के कहने पर, ठीक है, या अंबिका के कहने पर, मल्लिका, अंबिका या फिर मातुल के कहने पर, इन सब के कहने पर, निक्षेप के कहने पर, ठीक है, तो इन सब के कहने पर कालिदास जो हैं वो उस सृजनशीलता और रचनात्मकता का मार्ग छोड़ करके एक तरीके से सत्ता के लोभ में फंस जाते हैं। और फिर सबसे पहले वो राजकवि का सम्मान स्वीकार करते हैं और राजकवि का सम्मान स्वीकार करने के बाद कालिदास जो है वो कश्मीर का शासन संभालने चले जाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था और आज ये दृष्टि के कंटेंट के माध्यम से फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो सृजनशीलता एवं सत्ता का द्वंद्व देखने को मिलता है और कालिदास कहते हैं कि तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। अभावपूर्ण जीवन की वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो मैं सृजनशीलता और सत्ता के बीच मेरा जो द्वंद्व था इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मेरे अभावपूर्ण जीवन की वजह से मैं ऐसा कुछ कर रहा था। तो पहली बात, जब भी आषाढ़ का एक दिन का जब आपसे नाटक की संवेदना पूछा जाए तो उसमें आप बता सकते हो कि कालिदास के चरित्र के माध्यम से सृजनशीलता एवं सत्ता के द्वंद्व को दिखाया गया है। ठीक है, फिर प्रामाणिकता की खोज। मैंने आपको जब अस्तित्ववाद दर्शन पे मैं जो इंडिविजुअल वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से चले, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से चले तो वही प्रामाणिक व्यक्ति है। ठीक है, तो उसी प्रामाणिकता की खोज नाटक में देखी जाए तो कालिदास का जो चरित्र है, कालिदास का जो जीवन है वो तो अप्रामाणिक है। क्यों अप्रामाणिक है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कालिदास जो है वो अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कालिदास जो हैं वो अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। कैसे अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं? क्योंकि जब कालिदास का आप चरित्र देखोगे तो कालिदास का जो मन है वो कहता है कि नहीं, गांव में रहो, ठीक है, या ग्रामीण परिवेश में रहो। ठीक है, कालिदास का मन ये कह रहा है, ठीक है, या साहित्य की रचना करो, ये कालिदास का मन कर रहा है। लेकिन जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो कालिदास से क्या कह रही हैं कि राजकवि का सम्मान लो। क्या कह रही हैं? कि राजकवि का सम्मान लो, कश्मीर का शासन संभालो। तो ऐसी कुछ बातचीत हो। बाहरी परिस्थितियों का मतलब जैसे मल्लिका कह रही है, जैसे अंबिका कह रही हैं, ठीक है, या जैसे मातुल कह रहा है कालिदास से, या निक्षेप कह रहा है कालिदास से। तो ये सारी बातें हैं। तो कालिदास के ये मन में इस तरीके का द्वंद्व रहता है कि सृजनात्मकता को चुना जाए या सत्ता को चुना जाए, ये द्वंद्व रहता है। और इसमें जो जीत होती है वो बाहरी परिस्थितियों की जीत होती है। तो जबकि कालिदास का मन तो है कि गांव में रहे। तो एक तरीके से अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जीवन नहीं जीता है, अपने मन के हिसाब से नहीं चलता है, तो वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन के हिसाब से नहीं चलता है तो वो प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, वो अप्रामाणिक व्यक्ति है। तो कालिदास जो है वो प्रामाणिक व्यक्ति ना होकर के अप्रामाणिक व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, अप्रामाणिक व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, और यही अप्रामाणिकता किस तरीके से कालिदास के जीवन में एक फेलियर है या कालिदास किस तरीके से विसंगति बोध से ग्रसित हो जाते हैं वो इसमें दिखाया गया है कि कालिदास लास्ट में इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनसे गलती हुई है। ठीक है, तो
वो बात इसमें अप्रामाणिकता की खोज कहाँ पर है? तो कालिदास को देखें तो कालिदास का जीवन तो प्रामाणिक है नहीं, कालिदास का जीवन अप्रामाणिक है। मल्लिका को देखें तो मल्लिका का जीवन भी कहीं ना कहीं अप्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि मल्लिका स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि वो अपना मन जो है उसको उसमें वो है ही नहीं, वो कालिदास के मन के हिसाब से चलना चाहती है, जिसमें कालिदास अच्छे से रहे। कालिदास का, क्योंकि मल्लिका का जो प्रेम है वो छायावादी प्रेम है। मल्लिका छायावादी एक तरीके से छायावादी गुणों को धारण कर रही है, ठीक है, और रोमांटिक प्रेम के तरफ है, ठीक है। तो मल्लिका का ये प्रेम जो है वो उसकी प्रामाणिकता को खारिज करता है, उसकी मतलब उसकी उसको एक प्रामाणिक व्यक्ति बनने से रोक रहा है, जो वो कालिदास से प्रेम कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से, और तो मल्लिका भी एक तरीके से प्रामाणिक जीवन नहीं जीती है, क्योंकि वो कालिदास के हिसाब से अपने सारे डिसीजंस ले रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो कभी भी आषाढ़ का एक दिन नाटक की संवेदना लिखने को है तो उसमें सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व वाला पॉइंट लिखना है, और प्रामाणिकता की खोज वाला पॉइंट लिखना है। कि प्रामाणिकता की खोज में कालिदास को बताना है कि कालिदास भी अप्रामाणिक व्यक्ति के रूप में इसमें दिखाया गया, और मल्लिका का जीवन भी कहीं ना कहीं अप्रामाणिक है, ठीक है। इसके अलावा इसमें संवेदना वाले पक्ष जब भी पूछा जाए तो इसमें ये भी बताना है कि गांव एवं शहर में प्रकृति एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को दिखाया, क्योंकि कालिदास के माध्यम से मोहन राकेश ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार करवाया है कि जो साहित्य है या जो रचनात्मकता है वो प्रकृति के नज़दीक रहने से उसका सृजन होता है, ठीक है। और ये गांव में है, क्योंकि गांव में व्यक्ति ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब कालिदास उज्जैनी चला जाता है तो उज्जैनी वो गया जरूर है, लेकिन मन उसका अपने गांव में ही लगा रहता है, ठीक है। और गांव की प्रकृति से वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसके कुछ प्रसंग आते हैं। जैसे प्रथम अंक में जो हिरण शावक को जो मार देता है, फिर उसके बाद हिरण शावक को किस तरीके से बचाता है कालिदास, तो वो उसके संबंध में एक लाइन आती है कि हम जिएंगे हिरण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। तो वो वाली लाइन, ठीक है। जैसे प्रियंगु मंजरी जब मल्लिका से मिलने आती है तो वो कहती है कि जब उस कालिदास के गांव आती है और मल्लिका से मिलती भी है तो उस टाइम की एक लाइन आती है कि चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। तो ये वाली लाइन, तो गांव एवं शहर में प्रकृति एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंध वाली ये बात बता सकते हो कि ये इस नाटक में अच्छे से उभारा गया है, ठीक है। पीढ़ी अंतराल की समस्या वो अंबिका और मल्लिका के चरित्र के माध्यम से देखने को मिलती है, ठीक है। सत्ता और नौकरशाही का चरित्र वो अनुस्वार और अनुनासिक, जब उनको ये पता चलता है कि प्रियंगु मंजरी गांव में आ रही है, कालिदास के गांव आ रही है और मल्लिका से मिलना चाहती है, तो अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो प्रियंगु मंजरी की व्यवस्था करने के लिए कि प्रियंगु मंजरी जी आ रही हैं तो सारी व्यवस्थाएं रहें, तो उसको देखने के लिए अनुस्वार और अनुनासिक गांव में रहते हैं। और तो ये किस तरीके से नौकरशाही निष्क्रिय है, उस किस तरीके से विचार शून्य है, उसको मोहन राकेश ने इस नाटक में उभारा है, ठीक है। अस्तित्ववाद दर्शन की छाप तो देखने को मिलती है कालिदास के चरित्र में, मल्लिका के चरित्र में, और किस तरीके से ये जब प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है तो प्रामाणिक व्यक्ति ना होने पर इनके जीवन में किस तरीके से विसंगति बोध आता है, उसको इन चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब भी आपसे संवेदना पूछा जाए कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसकी संवेदना पक्ष को बताइए, तो संवेदना पक्ष जब भी पूछा जाए तो संवेदना में आपको यही बताना होता है कि किन मुख्य बिंदुओं को नाटक में उभारा गया है, किन मुख्य समस्याओं को नाटक में उभारा गया है, ठीक है, किन मुख्य बातों पर विचार किया गया है। तो सबसे पहला विचार तो यही कि सृजनशीलता एवं सत्ता का द्वंद्व दिखाया गया है। दूसरा कि प्रामाणिकता की खोज की गई है।
तीसरा गांव एवं शहर में प्रकृति एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को दिखाया गया है। पीढ़ी अंतराल की समस्या को दिखाया गया है। सत्ता एवं नौकरशाही के चरित्र को उभारा गया है। अस्तित्ववादी दर्शन की छाप देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातचीत करना है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, एक सेपरेट क्वेश्चन आता है आषाढ़ का एक दिन नाटक के ऊपर, कि आषाढ़ का एक दिन नाटक पर अस्तित्ववाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो अस्तित्ववाद दर्शन पर मैंने डिटेल में वीडियो बना करके आपको बताया था। एक बार फिर से बताऊं कुछ बातें। तो अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है, अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है, इसमें जो प्रमुख नाम है वो प्रमुख नामों में मैंने जो अस्तित्ववाद दर्शन पर अलग से जो वीडियो बनाया उसको एक बार आप देख लेना। किरकेगार्द का नाम आप ध्यान रख सकते हो। किरकेगार्द के अलावा सार्त्र का नाम ध्यान रख सकते हो। सार्त्र, कामू, हाइडेगर का नाम, ये आइनेस्को का नाम, ये कुछ नाम आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सार्थ का स्टेटमेंट मैंने अच्छे से अस्तित्ववाद दर्शन का जो सेपरेट वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से बताया था। और ये दर्शन बेसिकली ये कहता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहिए। 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 अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके की जैसे कुछ बातें, और जो व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है वही प्रामाणिक व्यक्ति है। ठीक है, और ये भी कहता है ये दर्शन कि हर एक निर्णय अधूरा होता है। हर एक निर्णय अपने आप में अधूरा होता है। तो इस भय की वजह से कि ये निर्णय अधूरा है या इस निर्णय लेने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इस डर की वजह से, इन गलतियों की वजह से अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि कोई निर्णय ही ना लो आप, तो ये भी नहीं रखना है। और ये दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरीके का अधूरापन या इन गलतियों का होना बहुत स्वाभाविक है, ऐसा होगा ही, लेकिन इस डर की वजह से ऐसा ना हो कि आप निर्णय ही नहीं ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। ये अस्तित्ववाद दर्शन इसी बात को स्थापित करता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको अस्तित्ववाद के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें कुछ और, अब इस आषाढ़ के एक दिन नाटक में किस तरीके से अस्तित्ववाद का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैंने बहुत जो भी सेशंस इसमें लिए उसमें बार बार इस बात को बताया है कि कालिदास के व्यक्तित्व के माध्यम से उस प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए, प्रामाणिकता को बताने के लिए मोहन राकेश ने बहुत सारे आयामों को प्रस्तुत किया है कालिदास के चरित्र में। किस तरीके से सृजनात्मकता एवं सत्ता का द्वंद्व होता है, किस तरीके से कालिदास का जो जीवन जो शुरू में प्रामाणिक है और फिर बाद में किस तरीके से अप्रामाणिक हो जाता है, उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो कालिदास के व्यक्तित्व के माध्यम से अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव दिखाया गया है। मल्लिका के चरित्र के माध्यम से अस्तित्ववाद दर्शन को दिखाया गया है, और किस तरीके से कालिदास के जीवन में विसंगति बोध आता है और कालिदास स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार करते हैं कि ये जो विसंगति बोध उनके जीवन में आया, ये उनके अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वो कह रहे थे कि पहले मैं इतना इतनी बदहाली में जी रहा था, इतनी गरीबी में था, या मुझे लगता था कि मुझे उन लोगों को जवाब देना है जो पहले मेरा उपहास उड़ाते थे। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं कश्मीर का शासन संभाला, इसलिए मैं राजकवि का सम्मान ग्रहण किया। तो वो सब मेरे अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और कालिदास स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं तीसरे अंक में कि अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। तो ये बात स्पष्ट रूप से निकल करके आती है। तो कालिदास की विसंगति बोध को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और
और ये विसंगति बोध जो मैं हूँ और जो मुझे होना चाहिए था में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। विसंगति बोध इसी बात में है कि जो मैं हूँ और जो मुझे होना चाहिए था में निरंतर संघर्ष चलता रहता है, ठीक है, विसंगति बोध में। और व्यापक अर्थ में मल्लिका और विलोम भी इसी विसंगति बोध से भरा जीवन ही जी रहे हैं, ठीक है। और इस नाटक में जो सभी चरित्र हैं आधे अधूरेपन के शिकार हैं, क्योंकि मल्लिका को जो चाहिए वो मल्लिका को भी नहीं मिलता है, कालिदास को जो चाहिए वो कालिदास को ही पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो जो मुख्य चरित्र हैं मल्लिका और कालिदास, वो एक आधी अधूरी ज़िंदगी जीते हैं, आधे अधूरेपन के शिकार हैं, ठीक है। तो वो जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं होगा तो उसके जीवन में किस तरीके से अधूरापन आएगा, उसको इस नाटक के माध्यम से उभारा गया। आषाढ़ का एक दिन का नाम आषाढ़ का एक दिन क्यों रखा गया, क्या इससे कुछ बेहतर नाम हो सकता था? तो वो ये वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, और इस वाले क्वेश्चन पर भी आपके दृष्टि के प्रिंटेड नोट्स में कंटेंट है कि आषाढ़ का एक दिन का नाम आषाढ़ का एक दिन क्यों रखा गया। तो इसमें एक्चुअली मोहन राकेश ने कालिदास जो हैं उनका नाटक है मेघदूत, उनकी एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। उसमें एक कथन आता है, पहला ही कथन है कि आषाढ़ से प्रथम दिवसे। तो उस आषाढ़ से प्रथम दिवसे में उस आषाढ़ के एक दिन की जो अनुभूति की गई है कालिदास के द्वारा यक्ष के चरित्र के माध्यम से, तो मोहन राकेश को ये लगता है कि ये अनुभूति जो है ये यक्ष की काल्पनिक अनुभूति नहीं है, यह स्वयं कालिदास की वास्तविक अनुभूति है। कालिदास ने स्वयं उस प्रेम संबंध को, उस प्रेम के उस भाव को स्वयं कालिदास ने जिया है, और कालिदास ही यक्ष के रूप में उस पीड़ा को भी सहन कर रहे हैं जो मेघदूत में यक्ष उस पीड़ा को झेल रहा है, ठीक है। तो वह दरअसल कालिदास की ही पीड़ा है, और जो कि कालिदास ने स्वयं आषाढ़ से प्रथम दिवसी का प्रयोग करके उसको चिन्हित करने की कोशिश किया है। और ये मोहन राकेश स्पष्ट रूप से लिखते भी हैं कि मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा करता था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि की है, ठीक है। तो और यही कुछ नागार्जुन भी अपनी कविता कालिदास में लिखते हैं। नागार्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेघदूत को पढ़ने पर यही महसूस किया कि यह पीड़ा यक्ष की स्वयं नहीं कालिदास की है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कविता है, और नागार्जुन ने भी अपनी कविता कालिदास में इस बात का जिक्र किया कि ये यक्ष की पीड़ा नहीं, यह स्वयं कालिदास की पीड़ा है, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन किस तरीके से मतलब उस अनुभूति की ओर इशारा करता है, उस प्रेम संबंध की ओर इशारा करता है, तो वहीं से मोहन राकेश ने इसको चुराया है। और अन्य रीज़न भी हैं कि आषाढ़ का एक दिन प्रासंगिक है, क्योंकि नाटक की शुरुआत आषाढ़ के एक दिन से होती है। जैसे जब प्रथम अंक आप नाटक का पढ़ोगे तो नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ के एक दिन से है, जहाँ बारिश हो रही है, और बारिश में कालिदास और मल्लिका जो हैं वो उसी बारिश में, उस पहली बारिश में नहा रहे हैं, और फिर नहा करके उस पहली बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है। और उस पहली बारिश में भीग करके वो घर आई है मल्लिका, और उसके पीछे पीछे कालिदास भी आ रहा है, और ऐसा कुछ मतलब प्रथम अंक की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद तो आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रासंगिक भी है नाटक में। और तीसरे अंक में, जैसे तीसरा अंक है तो तीसरे अंक की शुरुआत भी आषाढ़ के एक दिन से होती है कि अब मल्लिका का मन नहीं है कि वो आषाढ़ के एक दिन की इस बारिश में नहाए, इस बारिश में भीगे, क्योंकि अब उसको वो ऊर्जा, वो ऊष्मा महसूस नहीं होती। तो ऐसा कुछ और नाटक के अंत में भी नज़र आता है, ठीक है।
तो ऐसा कुछ है। तो आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रासंगिक है, कोई अन्य नाम नहीं सुझाया जा सकता है। आषाढ़ का एक दिन स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, ऐसी कुछ बातचीत करना है, ठीक है। इतिहास और कल्पना का समन्वय किस तरीके से है आषाढ़ के एक दिन नाटक में, तो आपको स्पष्ट रूप से कहना है कि मोहन राकेश ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर और मैंने ऐतिहासिक नाटक इसलिए नहीं लिखे कि हम इतिहास की व्याख्या करना चाहते हैं, इसलिए कि हमें किसी काल विशेष से लगाव था, ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इतिहास की व्याख्या करनी है, तथ्यों को और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना है। हम तो इतिहास नहीं, चूँकि साहित्य लिख रहे हैं और साहित्य में साहित्य लिखते हुए इतिहास का बस प्रयोग किया है, उपयोगितावादी नज़रिए से बस सिर्फ प्रयोग किया है। इतिहास में तथ्यात्मक शुद्धि करने का दृष्टिकोण वैसा कुछ नहीं है। तो ये मोहन राकेश का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। और ऐतिहासिक चरित्रों का ज़रूर प्रयोग किया है, और उसमें मुख्य चरित्र कालिदास ही है। और इसको इन्होंने कालिदास के चरित्र का प्रयोग क्यों किया उसको भी वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो रचना थी, रचना की स्थितियां हैं, वो स्पष्ट रूप से पाठक के सामने व्यक्त हो सकें, इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों का प्रयोग किया है, ठीक है। और तो ये स्टेटमेंट भी है मोहन राकेश का कि कभी कभी मुझे किसी गहरी भावना या किसी ऐसी चीज़ का जिसे लोग स्वीकार कर चुके हैं उपयोग करना बहुत सुविधाजनक लगता है। कालिदास के नाम से लोग भली भांति परिचित हैं, अतः उनके नाम का प्रयोग करने की वजह से मुझे किसी अन्य प्रतीक को गढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये मोहन राकेश की लाइन। और मोहन राकेश इतिहास के संदर्भ में मोहन राकेश का जो इतिहास बोध है वो किस तरीके का है। मोहन राकेश का इतिहास बोध जयशंकर प्रसाद या चतुरसेन शास्त्री के तरीके का नहीं है। मोहन राकेश का इतिहास बोध उपयोगितावादी दृष्टिकोण की तरीके से है, जिसमें मोहन राकेश इतिहास का उपयोग करते हैं और उसमें कल्पना का उचित समावेश करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोहन राकेश का सिर्फ एक चरित्र ऐतिहासिक है, जबकि अन्य जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं जैसे मल्लिका या प्रियंगु मंजरी या अंबिका, विलोम, मातुल, रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सभी काल्पनिक चरित्र हैं, ठीक है। राकेश की इतिहास दृष्टि जो है वो बर्नार्ड शॉ जैसी है। और बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं इतिहास को अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन से जानता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ, फिर इतिहास पढ़ता हूँ और फिर मैं पाता हूँ कि मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंट्यूशन से इतिहास साहित्य में देखा जाता है, ठीक है। उसी को बर्नार्ड शॉ स्वीकार करते हैं और उसी को मोहन राकेश भी बढ़ाते हैं, ठीक है, उसी परंपरा को। फिर आषाढ़ का एक दिन की प्रासंगिकता क्या है, किस तरीके से ये प्रासंगिक नाटक है, ठीक है। तो इस नाटक में जैसे मूल समस्या है व्यक्तित्व के विखंडन की, आत्मनिर्वासन की, विसंगतिपूर्ण जीवन की। तो इसमें यही है कि अगर कोई एक प्रासंगिकता इसकी यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन नहीं जिएगा, अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक जीवन नहीं जिएगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से विसंगति बोध आ जाएगा, किस तरीके से उसका जीवन अभावों से ग्रस्त हो जाएगा, ये इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया। तो पहली प्रासंगिकता यही है कि विसंगति बोध को इस नाटक में प्रमुखता से दिखाया गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दूसरी प्रासंगिकता है कि सत्ता और सृजनात्मकता के तनाव को दिखाया गया है कि किस तरीके से जो साहित्यकार हैं वो साहित्यकार किस तरीके से कुछ लोभ की वजह से, कुछ लाभ या लालच की वजह से किस तरीके से वो अपनी मूल प्रकृति से इतर हटके भौतिक दुनिया में फंस जाते हैं, ठीक है। और वो आज भी बहुत प्रासंगिक है कि आज भी बहुत सारे साहित्यकारों को आजीविका हेतु कई समझौते करने पड़ते हैं, और जो साहित्यकार समझौता नहीं करता उसे निराला व मुक्ति बोध की तरह आजन्म संघर्ष करना पड़ता है। इसके विपरीत फिल्मों के सतही गीत लिखने वाले गीतकार या राजनेताओं के भाषण लिखने वाले चिंतक भौतिक सुविधाएं जुटा लेते हैं, ठीक है। और इसमें
ग्रामीण परिवेश और को लेकर के जो विवरण आता है वो भी बहुत प्रासंगिक है कि ग्रामीण परिवेश किस तरीके से व्यक्ति की सृजनात्मकता को जीवित रखता है, वो भी इस नाटक में उभारा गया है। ठीक है, पीढ़ी संघर्ष जो प्रासंगिक है कि मल्लिका और अंबिका के चरित्र के माध्यम से जो पीढ़ी संघर्ष दिखाया गया वो आज भी बहुत प्रासंगिक है, जो पीढ़ीगत द्वंद्व को आज भी दिखाता है। ठीक है, और हाँ, इसके अलावा एक और इस नाटक की प्रासंगिकता है कि इस नाटक के माध्यम से जो नौकरशाही के ऊपर जो व्यंग किया गया अनुस्वार और नासिक के चरित्रों के माध्यम से वो बहुत प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रासंगिकता को दिखाना है। शिल्प पक्ष में आपको दिखाना है कि नवलेखन के दौर की सभी विशेषताओं को इसमें दिखाया गया है, खासकर अस्तित्ववादी दर्शन को दिखाया गया है। भाषा शैली, मोहन राकेश हिंदी साहित्य में अपनी भाषा शैली को लेकर के अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और मोहन राकेश की जो भाषा शैली है उसमें भाषा शैली के संदर्भ में ये मोहन राकेश का ही कथन है कि मैं जानने की भाषा की बजाय निरंतर जीने की भाषा की ओर जाना चाहता हूँ, कि जो आम जन की भाषा हो उसको मोहन राकेश स्वीकार करते हैं। ठीक है, हालांकि आषाढ़ का एक दिन जब नाटक आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है, लेकिन वो तत्सम शब्दावली चूंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे लिखी गई नाटक है इसलिए तत्सम शब्दावलियों का अधिकतर प्रयोग है, लेकिन मोहन राकेश ने उसको सहजता के साथ प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया है। ठीक है, प्रसंगानुकूल भाषा है, जैसे जो प्रथम अंक में का ये कथन है कि हम जिएंगे हरिन शावक जिएंगे ना, तो इसको बिंब धर्मी भाषा है कि दिमाग में एक छवि बनती है। ठीक है, लयात्मकता है। ठीक है, नाट्य भाषा है, और चरित्र योजना चरित्रों की संख्या कम है मोहन राकेश के यहाँ, और जो चरित्र हैं वो स्थिति बस उन चरित्रों का निर्माण हुआ है, चरित्रों के ऊपर किसी विशेष विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं थोपा गया है, उनको स्थितियों में रखा गया है, उन स्थितियों से वो निखर करके वो चरित्र आए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, और फिर इसके बाद नारी चरित्र केंद्र में है, जैसे राकेश के अन्य नाटकों में भी देखने को मिलता है, तो इसमें भी मल्लिका का जो चरित्र है वो केंद्र में है। ठीक है, ऐसा कुछ चरित्रों की संख्या एकदम उचित है, भीड़ नहीं जुटाई गई है। कालिदास के चरित्र के बारे में अगर कुछ है तो यहाँ पर कुछ कंटेंट दिया हुआ है, बस एक बार पढ़ लेना है, कुछ वैसा टेक्निकल नहीं है जो मैं मतलब कुछ वैसा दर्शन से संबंधित कुछ बातचीत नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। जो अस्तित्ववाद दर्शन जो इस नाटक में देखने को मिल रहा था उसके ऊपर मैंने एक अलग से अस्तित्ववाद दर्शन का वीडियो भी बना दिया और इस वाले सेशन में भी थोड़ा बहुत बताया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास क्या है, एक सफल विलोम, ये तीसरे अंक का एक कथन है। तो इस कथन के आधार पर आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना के वैशिष्ट्य को रेखांकित करिए। तो विलोम और कालिदास के चरित्र में क्या देखने को मिलता है ये पहले आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्चुअली जब इस नाटक को आप पढ़ोगे तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि जो कालिदास है और जो विलोम है, तो कालिदास एक नायक की तरीके से है और विलोम जो है वो एक खलनायक की तरीके से है, ऐसा शुरू में आपको लगेगा। लेकिन जब आप नाटक धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि मतलब विलोम जो है वो पूरी तरीके से ना तो कालिदास ही पूरी तरीके से सफल है और ना ही विलोम ही पूरी तरीके से सफल है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जैसे कालिदास के व्यक्तित्व को देखो या विलोम के व्यक्तित्व को देखो तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है मतलब कि दोनों ही मतलब एक दो बातें कॉमन हैं, वो ये है कि दोनों ही मल्लिका से प्रेम करते हैं। ठीक है, कि विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता है, कालिदास भी मल्लिका से प्रेम करता है। ठीक है, एक तो ये बात कॉमन है। दूसरी बात क्या कॉमन है कि दोनों ही छंदों का अभ्यास करते हैं, मल्लिका मतलब विलोम भी छंदों का अभ्यास करता है और कालिदास भी छंदों का अभ्यास करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कालिदास जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से वैसे मल्लिका के प्रेम को पा लेता है और एक अच्छे कवि के रूप में
स्थापित हो जाता है, राजकवि का सम्मान पाता है, तो कालिदास के संदर्भ में है कि कालिदास उन सभी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है जो विलोम चाहता है। तो कालिदास एक सफल विलोम हो गया, ठीक है। विलोम क्या है? विलोम उन सभी इच्छाओं से विरक्त है जो कालिदास के पास है। और तो एक तरीके से विलोम एक असफल कालिदास है, ठीक है। तो ये वही बात है कि विलोम और कालिदास दोनों एक ही चीज़ की, दोनों मतलब दोनों व्यक्ति जो हैं वो कुछ कॉमन चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन कालिदास उनको सहजता से प्राप्त करता हुआ नज़र आता है। अगर मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो वो मल्लिका के प्रेम को अर्जित नहीं कर पाता है लास्ट में, मतलब विवाह नहीं हो पाता है ऐसा कुछ, और मल्लिका जो है वो वैश्या बन जाती है, इस तरीके का विवरण है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इसमें अगर ये देखें कि विलोम से तुलना करें, तो विलोम से तुलना करने पर ये देखने को मिलता है कि कालिदास जो है वो उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर ले रहा है जो विलोम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वही बात इस पूरे इस कंटेंट में है कि दोनों एक ही काम करते हुए नजर आते हैं, कि छंदों का अभ्यास करना और मल्लिका का साहचर्य। किंतु कालिदास व विलोम की इच्छाएं चाहे समान हो पर नियति भिन्न है। कालिदास को मल्लिका का प्रेम सहज रूप से प्राप्त है, और दूसरी ओर विलोम की स्थितियां इसके विपरीत हैं। मल्लिका के साहचर्य की इच्छा उसमें भी है पर उसे वह उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और चूँकि इसी कुंठा में वो जी रहा है कि उसको मल्लिका का प्रेम नहीं मिला, तो वो अच्छा रचनाकार भी नहीं बन पाता है, ठीक है। जबकि कालिदास को राजकवि का सम्मान मिलता है, कश्मीर का राजभार संभालता है। तो विलोम एक तरीके से असफल कालिदास है और कालिदास एक तरीके से सफल विलोम है। तो इस नाटक में इन दो चरित्रों का द्वंद्व दिखाया गया है, जो नाटक का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जब दो चरित्रों के में द्वंद्व दिखाया जाता है। तो वही इस नाटक में विलोम और कालिदास के चरित्र के माध्यम से जो आपको बताना है, ठीक है। और तीसरे अंक में ये स्पष्ट रूप से आता है, विलोम कहता है कि यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं। तो कालिदास कहता है निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ। आषाढ़ के एक दिन की रंगमंचीयता कैसी है? तो आषाढ़ के एक दिन जो है वो ओपन एयर थिएटर है। नाटक में 3 अंक हैं किंतु दृश्य सिर्फ 1 है, जबकि भारत दुर्दशा में 6 अंक 6 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त में 5 अंक 33 दृश्य हैं। चरित्र योजना बेहद प्रभावशाली है, कथानक सरल है, भाषा कसी हुई है। यही कुछ बातचीत करना है, ठीक है। और मोहन राकेश का रंगमंचीयता में हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान है, और मोहन राकेश ने रंगमंचीता के आपको प्रसाद से तुलना करके भी थोड़ा दिखा देना है कि प्रसाद ने रंगमंचीता का जो जटिल स्तर प्रस्तुत किया था वो कहीं ना कहीं मोहन राकेश तक आते आते या हिंदी साहित्य में मोहन राकेश के आने से वह जटिल स्तर सहज तथा सामान्य हो गया है। तो ऐसी कुछ बातचीत करनी है, ठीक है। और तो आज के सेशन में इतना ही, और इसमें हमने वैसे दृष्टि का जो भी प्रिंटेड नोट्स में जो भी कंटेंट है आषाढ़ के एक दिन नाटक के ऊपर वो हमने कवर अप कर लिया है डिटेल में। एक बार मैं समअप किए दे रहा हूँ कि क्या कुछ इस नाटक में डिस्कस किए कि आषाढ़ का एक दिन नाटक, इसमें सबसे पहले हमने संवेदना का पक्ष देखा। संवेदना का प्रश्न आए तो हमेशा ये वाला पॉइंट कि सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व है, और इसमें प्रामाणिकता की खोज पर जोर दिया गया है, ठीक है। गाँव एवं शहर में प्रकृति एवं व्यक्ति के पारस्परिक संबंध को उभारा गया। पीढ़ी अंतराल की समस्या, सत्ता एवं नौकरशाही का चरित्र, अस्तित्ववादी दर्शन की छाप देखने को, किस तरीके से अस्तित्ववाद दर्शन की छाप देखने को मिलती है इस नाटक में, कालिदास के चरित्र के माध्यम से, मल्लिका के चरित्र के माध्यम से, या फिर अन्य चरित्रों के माध्यम से भी, विलोम के चरित्र के माध्यम से, ठीक है। और सभी, क्योंकि सारे चरित्र जो हैं जो प्रामाणिक जीवन नहीं जी रहे हैं वो किस तरीके से अधूरेपन का शिकार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की सार्थकता को
के बारे में हमने पढ़ा, मोहन राकेश का इतिहास बोध हमने देखा, ठीक है, कि मोहन राकेश किस तरीके से इतिहास और कल्पना का प्रयोग करते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रासंगिकता के बारे में देखा, और फिर उसके बाद शिल्प पक्ष में कुछ बातों पर बातचीत किया, और कालिदास का चरित्र चित्रण, मल्लिका का चरित्र चित्रण, ये सामान्य से टॉपिक हैं जिस पे आप लिख सकते हो। विलोम क्या है एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है एक सफल विलोम। तो विलोम और कालिदास के अपोजिट या द्वंद्वात्मक चरित्रों के माध्यम से किस तरीके से मोहन राकेश ने इस नाटक को और अधिक मतलब कसा बनाया है, और अधिक उसमें, क्योंकि नाटक में द्वंद्व जरूरी होता है चरित्रों के बीच में, तो विलोम और कालिदास के विपरीत चरित्रों के माध्यम से किस तरीके से नाटक में द्वंद्व प्रस्तुत किया गया, वो मोहन राकेश की विशेषता है जो इनके चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट होती है। और किस तरीके से विलोम जो कि मल्लिका से प्रेम करता है, कालिदास भी मल्लिका से प्रेम करता है, विलोम भी छंदों का अभ्यास करता है, कालिदास भी छंदों का अभ्यास करता है, लेकिन इसमें कालिदास को ये सारी चीज़ें सहज रूप से उपलब्ध हैं, मतलब बहुत डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर कालिदास को ये उपलब्ध हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन विलोम इन दोनों चीज़ों से वंचित है, इसीलिए विलोम एक असफल कालिदास है और कालिदास एक सफल विलोम है। और जिसका जिक्र भी आता है तृतीय अंक में। आषाढ़ के एक दिन की रंगमंचीयता के बारे में बहुत सारे समीक्षकों और आलोचकों ने मोहन राकेश की अत्यधिक प्रशंसा की है, और मोहन राकेश की तुलना करते हुए आप गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार इन जैसे महान नाटककारों की परंपरा में हिंदी से पहला नाम मोहन राकेश का ही स्थापित हुआ है। तो ऐसा कुछ लाइन भी तुलनात्मक अध्ययन की कोई लाइन निष्कर्ष में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ है आज के सेशन में, और कल के सेशन में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा वाले टॉपिक पर विचार करेंगे आगे और डिस्कशन करेंगे आगे। और इसमें एक दो ही क्वेश्चन इसमें मेनली आते हैं, एक शुक्ल जी का इतिहास लेखन आता है और एक द्विवेदी जी का इतिहास लेखन किस तरीके से है, तो उन दोनों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।